अब जो है वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्री पे विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि वहाँ पे 2 कॉरिडोर आ रहे हैं। एक कॉरिडोर लगभग मतलब काम पूरा हो चुका है और बोड़ाकी से शुरू भी हो गया है, तो वो जो है आके आपका कई स्टेटों से होता हुआ और आपका सीधा जो है कनेक्ट कर रहा है बोड़ाकी को। प्लस पॉइंट क्यों हो जाता है इंडस्ट्री का कि यदि इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्री आने के बाद लोग उसमें जॉब करते हैं, तो उस वजह से अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री लगाते हैं, तो उससे क्या है कि जब आदमी वहाँ बिजनेस आ जाता है तो आदमी रेजिडेंशियल के लिए ढूंढता है कि भाई मुझे रेजिडेंशियल में जाना है, तो फिर वो अपने आप वहाँ प्लॉट लेके वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, अपना मकान बनाता है। तो बोड़ाकी कॉरिडोर से इन्हें जोड़ के इसको जो है ये एरिया इन्होंने यहाँ से पूरा जो है जितने भी कंटेनर आएंगे वो यहाँ से जाके यहाँ पे सब जो है स्टोर होंगे। जी सर। तो इन्होंने ज्यादातर इनको वेयर हाउस ज्यादा बनाया है। अच्छा। बाकी बीच बीच में इन्होंने कॉमर्शियल भी दी है, कुछ मल्टीपर्पज भी दिया है, लेकिन मेन जो है इंस्टीट्यूशनल भी कुछ एरिया दिया है। लेकिन मेन आपका 90% एरिया जो है आपका वो सारा जो वेयर हाउस के लिए दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कनुज और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो साथियों, आज हम आए एक नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे सर मिस्टर नरेंद्र यादव जी। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो न्यू नोएडा के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, पिछले 25-30 साल से जो दिल्ली एनसीआर का पूरा डेवलपमेंट होते हुए आप सबने देखा है। जैसे कि आपने दिल्ली को डेवलप होते हुए देखा, फिर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, और हाल ही में हम यमुना एक्सप्रेसवे को भी डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। इसके चलते हुए साथ ही एक नई जो एक सिटी उभर के आई है वो है न्यू नोएडा। न्यू नोएडा भी एक नया शहर बसने जा रहा है। तो उसी के ऊपर आज पूरी हम डीप में पूरी आज हम चर्चा करेंगे हमारे सर के साथ। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, पॉडकास्ट वीडियो में। साथियों नमस्कार जी। तो सर, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो कॉल्स आती हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि न्यू नोएडा भी एक शहर बसने जा रहा है इस हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि न्यू नोएडा क्या है और न्यू नोएडा की हमको जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि पहले हमारे सामने पहले नोएडा बसा, अब ग्रेटर नोएडा बस रहा है, लगभग पूरा बस चुका है, और अब आपका यमुना भी बस रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या था कि यहाँ पे जो प्लानिंग थी पहले, मतलब ज़्यादातर इन्होंने रेजिडेंशियल पे विशेष ध्यान दिया था। जी सर। लेकिन अब जो है वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इंडस्ट्री पे विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि वहाँ पे 2 कॉरिडोर आ रहे हैं। एक कॉरिडोर लगभग मतलब काम पूरा हो चुका है और बोड़ाकी से शुरू भी हो गया है, जो आपका मुंबई से आ रहा है, मुंबई बंदरगाह से जो शुरू होगा, तो वो जो है आके आपका कई स्टेटों से होता हुआ और आपका सीधा जो है कनेक्ट कर रहा है बोड़ाकी को। जी। तो इसी वजह से, और एक जो है कोलकाता बंदरगाह से जो आ रहा है वो खुर्जा से होता हुआ, आपका चोला से होता हुआ, वो भी इसमें आपका कनेक्ट होकर और ये सीधा लुधियाना चला जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो इस वजह से जो है इसकी जरूरत पड़ी कि भाई जब हमारा मतलब बाहर से कच्चा माल आएगा, मतलब मुंबई बंदरगाह से, कलकत्ता से, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे असेंबल होगा, और कहाँ से हम, यदि यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, असेंबल नहीं होगा, तो फिर हम इसको डिवाइडेशन एनसीआर में कैसे करेंगे। जी सर। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्योंकि जीटी रोड हमारा ग्रांड ट्रंक रोड जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको नक्शे में समझा देता हूँ। ये जो आपका ये वाला आपका जीटी रोड है, ये वाला। जी सर। तो इनको इन्होंने ध्यान में रखते हुए यही देखा कि भाई ये जीटी रोड पहले बना हुआ है, इधर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है ये वाला। जी सर। और ये जो कॉरिडोर आ रहा है वो ये वाला इधर से ही है कॉरिडोर बोड़ाकी के लिए। यहाँ पे ये वो जंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बोड़ाकी वाला। तो ये यहाँ पे आकर, अब ये पे क्या है कि जो भी कच्चा माल ट्रेनों के द्वारा यहाँ पे आएगा, तो वो असेंबल करने के लिए, यहाँ पे स्टोर करने के लिए इनको इंडस्ट्री का ये जगह बनानी पड़ी है। पूरा ही एरिया इन्होंने इंडस्ट्री का लिया, तो इसलिए इनको ये जरूरत पड़ी कि भाई जब हमारा कच्चा माल यहाँ पर आएगा तो इसको स्टोर करने के लिए, असेंबल करने के लिए, पूरे एनसीआर में डिवाइडेशन करने के लिए तो हमें ऐसी जगह की जरूरत है। तो इसलिए इसकी इन्होंने न्यू नोएडा की उत्पत्ति शुरू की। जी, जहाँ से उनको इजी हो सके, हाँ, मतलब पूरा डिवाइडेशन करने में। भाई पहले जीटी रोड बनी हुई है, उधर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, तो इनको ध्यान में रखते इन्होंने, क्योंकि इधर तो जगह ना गेटोड़ा में बची है जगह, ना ही यमुना का उनका अलग प्रपोजल है। तो इस वजह से इन्होंने ये जगह देखा कि भाई ये जगह जो है बेस्ट रहेगी आने वाले टाइम में। जी सर। तो इस वजह से जो है क्या नाम है, इन्होंने इसको शुरुआत की, जो प्लान बनाया। सर, मैं चाहूंगा आप जो हमारे साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगा आप उनको एक बार इसकी पूरी लोकेशन का एक
समरी दे कि कहाँ पर ये हमारी लोकेशन होने वाली है, कहाँ पे इसका सारा। ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ये लगभग आपका ये दादरी का एरिया है, ये आपका जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जी। और ये आपका जो जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड है, जी। इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी से ये शुरुआत हुई है इसकी। अच्छा। और ये इन्होंने पूरा इसका जो जीटी रोड है उसके लेफ्ट साइड में, जब हम दादरी की तरफ से आएंगे, लेफ्ट साइड में इन्होंने ये पूरा सिकंदराबाद तक कवर किया है। जी सर। उसके बाद जैसे ही हम सिकंदराबाद आ जाते हैं जी तो सिकंदराबाद के फिर इन्होंने लेफ्ट साइड को छोड़ दिया इस एरिया को, अच्छा। और फिर राइट साइड ले लिया इन्होंने। जी सर। और राइट साइड इन्होंने ये खुर्जा तक पूरा कवर कर दिया है। इसका करने का मतलब ये है कि इधर से ना ले जाके इन्होंने इसको जी। क्यों कवर किया है, जी। क्योंकि यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे है। जी। और जो आपका जो वो पड़ेगा वो लगभग यहाँ पड़ेगा आपका जो चोला वाला ये वाला जी। स्टेशन। जी। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, प्लस जो है यमुना जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है उसको जोड़ता है। इस वजह से वो इसको राइट साइड में लेके आई है। तो कह सकते हैं कनेक्टिविटी का भी काफी अच्छा ध्यान दिया गया है कनेक्टिविटी तो इसमें। बेस्ट रहेगी हमेशा जी। भविष्य में आने के लिए। क्लास की इसकी कनेक्टिविटी वो मैं आगे समझाऊंगा, जहाँ कनेक्टिविटी को आप क्वेश्चन करेंगे जी। वहाँ पूरा मैं कनेक्टिविटी के बारे में आपको समझाऊंगा। जी। कि मोटा मोटा जो इन्होंने पहले जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपका दादरी से सिकंदराबाद तक इन्होंने जी। जीटी रोड के लेफ्ट साइड में लिया है। ठीक है सर। और आपका जैसे ही सिकंदराबाद के पास आ जाएंगे तो राइट साइड में फिर उन्होंने जीटी रोड के, ये जीटी रोड है इसके साथ साथ इन्होंने राइट साइड में इसको लिया है। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें हमें क्या फैसिलिटीज इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगी? इसमें फैसिलिटीज तो आप ये मान के चलें लगभग जो है आपका वेयर हाउस यहाँ बनेंगे, आईटी पार्क भी यहाँ बनेगा, और आपका जो है रेजिडेंशियल भी यहाँ है, कॉमर्शियल भी है। मतलब जो भी जहाँ भी यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर नोएडा जो डेवलप हुआ या ग्रेटर नोएडा जो डेवलप हुआ उसमें क्या हुआ कि पहले इन्होंने रेजिडेंशियल पे ज्यादा ध्यान दिया था, उसके बाद इंडस्ट्री पे दिया था। यहाँ का प्लस पॉइंट यही है कि इन्होंने पहले इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है, उसके बाद फिर जो है क्या नाम है ये रेजिडेंशियल लेके आएंगे। क्योंकि प्लस पॉइंट क्यों हो जाता है इंडस्ट्री का कि यदि इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्री आने के बाद लोग उसमें जॉब करते हैं, तो उस वजह से अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री लगाते हैं। तो उससे क्या है कि जब आदमी वहाँ बिजनेस आ जाता है तो आदमी रेजिडेंशियल के लिए ढूंढता है कि भाई मुझे रेजिडेंशियल में जाना है, तो फिर वो अपने आप वहाँ प्लॉट लेके वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, अपना मकान बनाता है। पहले मकान यदि आप पहले रेजिडेंशियल करेंगे तो वहाँ पे लोग आते नहीं, क्योंकि उनका कोई बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वहाँ क्यों आएंगे लोग। तो इन्होंने ये प्लस पॉइंट किया है कि भाई इन्होंने पहले जो है इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, उसके बाद रेजिडेंशियल सेकंड फेज में आएगा, उसके बाद थर्ड और फोर्थ में भी आपका जो है टोटली मतलब ये मान के चलें लगभग 70 से 80% जो है पूरे न्यू नोएडा में आपका इंडस्ट्री या कॉमर्शियल रहेंगे। बाकी जो 30% या 20% ही आपका रेजिडेंशियल है। क्योंकि सर अगर कॉमर्शियल काम करेंगे तो वो रहने ज्यादा दूर तो जाएंगे नहीं। हाँ। तो इसलिए उनको रेजिडेंशियल का भाई आदमी सोचता है कि मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ जी। तो मुझे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 5 सर। किलोमीटर के दायरे में मैं रहूं, रोजाना का आने जाने का मेरा सिस्टम खराब ना हो। ये है। तो सर इसका मास्टर प्लान कैसे रहने वाला है और कब तक ये मास्टर प्लान इसका पूरा हो के हमको? हाँ। अब इसमें जो मैं आपको फैसिलिटी जो आप बता रहा हूँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आने वाली है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपका ये एरिया हमने बताया आपको, ये जो हमने ये दादरी वाला एरिया जो बताया है, ये यहाँ से कनेक्ट शुरू होता है ये वाला जी। तो इन्होंने क्या करा, ये जो है आपका कॉरिडोर है ये वाला आपका बोडा की जी। तो बोडा की कॉरिडोर से इन्हें जोड़ के इसको जो है ये एरिया इन्होंने यहाँ से पूरा जो है जितने भी कंटेनर आएंगे वो यहाँ से जाके यहाँ पे सब जो है स्टोर होंगे। जी सर। तो इन्होंने ज्यादातर इनको वेयर हाउस ज्यादा बनाया है। अच्छा। बाकी बीच बीच में इन्होंने कॉमर्शियल भी दिए है, कुछ मल्टीपर्पज भी दिया है, लेकिन मेन जो है इंस्टीट्यूशनल भी कुछ एरिया दिया है। लेकिन मेन आपका 90% एरिया जो है आपका वो सारा जो वेयर हाउस के लिए दिया है। तो इसमें तो इस एरिया जो पहला फेस है और आपका सेकंड फेस का हाफ जी। इसमें तो इन्होंने पूरे में ही आपका इंडस्ट्री दी है, एक तरह से आप मानो इंडस्ट्री है। जी सर। अब आ जाते हैं हम सेकंड फेज का। सेकंड फेज का कुछ हिस्सा लगभग मतलब आप मान रहे सेकंड फेज का कुछ हिस्सा लगभग आधा और थर्ड फेज का आधा हिस्सा ये इन्होंने रेजिडेंशियल दिया है जो ग्रेट नोएडा की तरफ को मिलता है। जी सर। अब आ जाते हैं हम फोर्थ फेज में। थर्ड फेज का कुछ हिस्सा ये आपका इंडस्ट्री का हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ फेज में। फोर्थ फेज में भी इन्होंने ज्यादातर जो है आपको मतलब कॉमर्शियल दिया है, इंस्टीट्यूशनल भी दिया है, आपका इंडस्ट्रियल भी दिया है। तो इन्होंने लगभग जो है यहाँ पूरा ही आपका इंडस्ट्री का है, ये भी लगभग पूरा एरिया इंडस्ट्री का ही है। ये बीच में करीब 20% 30% जो हिस्सा है ये इन्होंने रेजिडेंशियल के रखा है।
अब प्लस पॉइंट क्या है जो मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूं कि आपका जो ये एरिया इन्होंने पहले डेवलप करने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ये बोड़ा की जंक्शन शुरू हो चुका है, और जब ये शुरू हो गया तो यहाँ पे अभी उन्हें जरूरत पड़ रही है उसकी, क्या नाम है आपका, जो है कंपनी की, और मतलब वेयर हाउस बनाने की। तो इस वजह से ही पहले इसको ये डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड फेज में इसको करेंगे, और उसके बाद फिर थर्ड फेज में जब ये कोलकाता का आ जाएगा उसके बाद इसको डेवलप करेंगे। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होने के लिए इसलिए ज्यादा चांस है क्योंकि यहाँ पे पहले इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। जी सर। सर जब भी कोई नया शहर बसाया जाता है या कोई एक फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सबसे पहले सब देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट की क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो सेम हम इस पे कॉपी करते हैं कि न्यू नोएडा में हमको इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में हमारा क्या इसमें आपका फ्यूचर रहेगा, और क्या आप हम राय देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? कनुज जी, मैं इन्वेस्टर जितने भी हैं या एक्चुअल यूजर हैं, मान लो 3 साल 5 साल के लिए, तो लगभग 10 साल के लिए 8 साल के हिसाब से जो भी लोग करते हैं, ज्यादातर इन्वेस्ट जो करते हैं वो आदमी आज से 8 से 10 साल का समय लेता है मैक्सिमम। कुछ लोग होते हैं कि भाई हम 3 साल के लिए ले रहे हैं, कोई कह रहे 5 साल के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखो आज के टाइम में जो एयरपोर्ट के आसपास की जगह है, गेट नोएडा परिचौक के आसपास की जगह है, या यमुना एक्सप्रेसवे की जगह है, या एयरपोर्ट के आसपास की जगह है, या न्यू नोएडा की जगह है, ये नए उभरते हुए सितारे हैं तीनों ही। जी सर। इसमें क्या है कि डबल तो आपको 3 से 4 साल में सब जगह होना ही है। आपका ग्रेटर नोएडा में डबल होने के कम चांस है, 1.5 गुना हो सकता है, लेकिन यमुना और न्यू नोएडा में तो आपका डबल होना ही होना 3 से 4 साल में, 101%। हम ये आपको मतलब एज ए एक्सपीरियंस कह सकते हैं। 100% की हो सकता है न्यू नोएडा में। और आपका जो आप यमुना के प्लॉट्स हैं उनमें अंतर क्या है? जी सर। उनमें मोटा जो अंतर है ये है कि यहाँ पे तो हमारे प्लॉट यदि हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ भी डबल हो रहा है, वहां हम जमीन में पैसा लगा रहे हैं वहां भी डबल हो रहा है। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि जो हम वहां पे जमीन ले रहे हैं उसके बदले में जो हमें प्लॉट मिलेगा, जी सर, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और सेकंड जो है आपका, जब भी गवर्नमेंट कोई भी जमीन हमसे लेती है, जी सर, जो भी मान लो हमारा ए पार्ट होता है, जितना भी हमारा मतलब जिस रेट में अथॉरिटी लेती है उस रेट पर कोई टैक्स नहीं होता गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे जमीन ले रही है, हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट हमसे जमीन ले रही है अपनी जरूरत के अनुसार, तो हम पे टैक्स नहीं लगा सकती। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें 3 तरह का फायदा है। इसमें डबल तो हो ही हो रहा है। जी बिल्कुल सर। आपके पास जमीन ज्यादा आ रही है, भाई मान लो यहाँ आपका मीटर में प्लॉट आ रहे हैं, वहां आपको बीघा में जगह मिल रही है। दूसरा ये है कि आपको जो है उसके बदले में प्लॉट भी मिल रहा है, बिल्कुल सर, पैसे भी डबल हो गए, प्लॉट भी मिल रहा है। तीसरा जो है आपका जो आपका ये क्या नाम है इसका, टैक्स भी बच जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक इन्होंने ऑप्शन और रखा है यहाँ पे, जैसे जो ग्रेटर नोएडा में नहीं था जी, कि मैं व्यूवर्स को बता दूं अपने को कि इन्होंने एक तीसरा ये भी ऑप्शन लेके आएंगे कि यदि आप पार्टनरशिप करना चाहें, 50% का मतलब आप मुआवजा ले सकते हैं, 50% आप मालिक के साथ, ये O30 की जो भी कंडीशन होगी उस टाइम वो बताई जाएगी भाई किस तरह से कैसे करें। आप उसमें एज ए किराए पर्पज से या बिजनेस को अपने को बढ़ावा देने के लिए आप जो भी जमीन आपकी देगा आप उससे पार्टनरशिप भी कर सकते हो। आने वाले भविष्य में पता चलेगी जैसी O30 जमीन लेना शुरू करेगी कि भाई कि क्या प्लानिंग रहेगी, कैसी है। तो वो भी थर्ड पॉइंट भी यहाँ होने वाला जो ग्रेटर नोएडा में नहीं था, तो वो भी यहाँ होने वाला। दूसरा एक चीज और है कि ज्यादातर जैसे अभी देखा होगा कि जो आपका जमीन तो आपको यमुना में भी मिल सकती है, बिल्कुल सर, लेकिन क्या है कि यमुना में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आ रहा है आपका एयरपोर्ट सर। तो वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी प्लानिंग आ रही है जिसका हम मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं है। जी सर। कभी भी अभी जैसे मान लो लोगों ने कॉलोनी काटी, ऑथराइज भी थी, धारा 143 भी थी, लेकिन एक ऐसा नियम आ गया कि सब धराशायी हो गया। काफी बुलडोजर चले हैं, बुलडोजर भी चले हैं, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कई लाख लोग जो है मारे गए हैं, जिन्होंने 20-20 हजार 25-25 हजार में खरीदी थी। आज उनको अब जब भी उनको मुआवजा मिलेगा 5,000 3,000 4,000 का मिलेगा। और हम पहले भी यही कहते थे कि मन की आप फ्री होल्ड में यहाँ ना जाए, क्योंकि फ्री होल्ड वहां तो चल जाता है जहां नगर निगम होता है, लेकिन जहां पे जो है आपकी ऑथोरिटी आ गई, जब ऑथोरिटी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है कि भाई आप इसको डेवलप करेंगे, तो वो किसी को भी घुसने नहीं देंगी। बिल्कुल सर। मान लो मेरे घर में जी मैं सबसे बड़ा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मेरे माँ बाप ने मुझको उत्तरदायी बता दिया कि भाई तुमको सारा कुछ करना है, घर का तुम्हें देखना है जी, तो मैं अपने भाई बहनों का सिर्फ नहीं करूंगा, सुनूंगा कि भाई मुझे माँ बाप ने ऑर्डर दे दिया है
और जो है मैं हस्तक्षेप क्यों सुनूंगा, मैं सारा मैं देखूंगा अपने घर का सिस्टम। ऐसे ही जो अथॉरिटी है उनके माँ बाप जो है आप गवर्नमेंट है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने मान लो अथॉरिटी को ऑथराइज दे दिया, वो भी इतनी बड़ी पावर में कि ये वो पावर रखते हैं कि नगर निगम को भी ये कैंसिल करके अपने अंडर में ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप ये लगाओ कि इसके सामने कोई भी नहीं लड़ सकता, ना कोई आम किसान लड़ सकता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर लड़ सकता है, ना कोई बिल्डर। तो मैं तो सबसे अच्छी एक चीज ये और बताता हूं कि देखो यमुना में यदि आप जमीन लेते हो तो वहां पे एक रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे नियम आ रहे हैं जिसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। अब 20 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का जो दायरे का पॉइंट आया है उसमें हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। और इसीलिए मैं भी यही करूंगा कि जमीन भी यदि आप लो तो आप वहां से हटके न्यू नोएडा में जमीन लो, वहां पे जो इतनी मतलब अथॉरिटी भी ज्यादा सख्त नहीं है। दूसरी बात, ऐसे नियम नहीं आएंगे जहां पे कल को आपको नुकसान होने के चांस हो। तो इसलिए मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात फायदा ये है, जैसे मान लो छोटी जिनका कम बजट है, 25 लाख का है, 12.5 लाख का है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़, वो सब आदमी जमीन में शामिल हो सकते हैं। मान लो किसी का 12 लाख का बजट है तो वो आधा बीघा ले सकता है। बिल्कुल भाई किसी का मान लो 25 लाख का 30 लाख का बजट हो 1 बीघा ले सकता है। किसी का मान लो 1 करोड़ का बजट 4 बीघा ले सकता है। तो इसमें क्या है कि ये जो जमीन का जो सिस्टम है ये सभी मतलब सारी हमारी जो कसौटी है उन पर खरा उतरता है। बिल्कुल सर। और ये हम दावा कर सकते हैं कि जहां हम काम कर रहे हैं वो 5 या 6 गांव है, हम ज्यादा जगह में भी काम नहीं कर रहे कि हम आपकी हर जगह जरूरत पूरी, लेकिन हम वहीं काम करते हैं जहां पे 100% हम जो सेटिस्फाइड है, और वहीं जमीन आपको दिलवा सकते हैं जहां पे आप सेटिस्फाइड हो सकते हो। जहां हम हैं, हम हर जगह आप कहने लगे यहाँ दिवा दे, जहां पे हमें किसान से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम अपने कब्जे में जगह नहीं लेंगे, आपको कैसे दे देंगे। तो मैं तो ये कहूंगा जिसका जितना बजट है वो अपने जमीन लो, सबसे बड़ी बात है, ना कोई टेंशन है, पैसा आपके अंडर में आएगा, गवर्नमेंट आपकी जमीन को लेगी, आपको प्लॉट भी मिलेगा और आपका पैसा भी सब आए। तो क्यों नहीं हम जो है क्यों कच्ची कॉलोनी में अपना दिमाग खपाते हैं, क्यों। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अब हम जितने भी लोग, जब से कच्ची कॉलोनी का कनुज जी मामला गड़बड़ हुआ है तब से ज्यादा लोग 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, जैसा जिसका बजट है वो सब जमीन ले रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मैं तो यही करूंगा कि अपनी जेब की जो पॉकेट में जो पैसा है ना, पूंजी, उसको आप कच्चे लालच में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा जो आता बड़ी मेहनत का होता है, और उस पैसे से ही हम आगे बच्चों की तरक्की करते हैं, अपनी तरक्की करते हैं। और यदि हमने कहीं पे हमें 20 लाख रुपए बढ़ने हैं और वहां हमें कहीं पे 30 लाख की उम्मीद है, तो हम 30 लाख 10 लाख के चक्कर में हम अपने 20 लाख तो प्रॉफिट वो खत्म हो जाता है, और प्लस जो आपने मूलधन लगाया वो भी खतरे में आ जाता है। तो कभी भी प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखो, हमें भी 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कच्चा लालच कभी नहीं करना चाहिए आदमी को। यदि मुझे लग रहा है कि ये पक्की चीज है और इसमें मेरे 20 रुपए बचे तो मुझे 20 ही चाहिए, मुझे 30 की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जहां आप 30 की उम्मीद करोगे वहीं आप फंसोगे। जी सर, बिल्कुल। और ये जो इन्वेस्ट आदमी करता है वो छोटा हो बड़ा हो, आप लेके मान लो 2 लाख से लेके 50 लाख 100 करोड़ 100 करोड़ कितने भी आज इन्वेस्टर है, उसको पहले यही सोचना कि मैंने जो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा समय अच्छा है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उस पैसे से मुझे कल को 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसका मेरा कुछ ना कुछ जो घर बन जाए या कुछ ना कुछ मतलब डेवलपमेंट मेरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि आज हमने वो कच्चे लालच में प्लॉट ले लिया और आज से ही वो बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात है, आज से हम टेंशन में शुरू हो जाए, यार वो किसान की जमीन ली थी, उस किसान को रजिस्ट्री करने के लिए 3 साल बाद आना, 2 साल बाद आना, आएगा नहीं आएगा, हमारी रातों की नींद खत्म हो जाएगी। तो हमें ऐसा काम क्यों करना है? हमें सबसे बड़ी बात तो काम ऐसा करना है जिसमें हम टेंशन फ्री रहने चाहिए। यदि हमें किसी काम कर टेंशन हो जाती है तो फिर वो काम करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, जिसमें हमको तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जो यदि कम भी बजट है आप जमीन लीजिए, जहां भी आपका जरूरी नहीं न्यू नोएडा में लो, जहां भी आपको लगता है कि भाई हमारी ये आदमी हमारी जमीन सुरक्षित करवा देगा या जमीन दिलवा दे, कोई भी डीलर हो, आप कच्ची कॉलोनी की जगह जहां भी अथॉरिटी है, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, आपका यमुना हो, न्यू नोएडा हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, जहां भी हो, जहां अथॉरिटीज है वहां पे कॉलोनी को किसी भी सूरत में गवर्नमेंट नहीं पनपने देगी, ना अथॉरिटी पनपने देगी। वो आज ना कल टूटनी है, ये कड़वा सच है। इसको आप अपने अंदर धारण कर लो कि भाई हमें कच्ची कॉलोनी में काम नहीं करना, ना हमें जमीन देनी है ना देनी है। अब तो मैं ये भी कह रहा हूं कि ग्रेटर नोएडा में जितने भी डीलर थे जी सर, जो आपका काम करते थे कॉलोनी का, उन्होंने कॉलोनियों का काम छोड़ दिया है, वो सब इसी में आगे हैं, या तो जमीन में आगे हैं
या जो है आपका जो है सेल परचेजिंग में O30 के प्लॉट्स में आ गए। तो जब डीलर बैक हो गए तो अब क्यों आपको जरूरत नहीं है वहां फंसने की, क्योंकि बहुत लोग फंस गए। गरीब हमारे पास काफी लोगों को कॉल आती है, हम तो पहले से समझाते आ रहे थे भाई आपको कच्ची कॉलोनियों में नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन लोग चले जाते हैं क्योंकि इधर हम समझाने वाले हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उधर पॉजिटिव समझाने वाले हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं भ्रम में आ जाता है तो लोग खरीदे। लेकिन हमें दर्द होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान होता है, और उतना बड़ा, क्योंकि कच्ची कॉलोनी में ज्यादातर वही खरीदते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, बेचारों को कैसे कैसे वो पूरा पैसा जोड़ते हैं और उसके बाद फिर जो है क्या नाम है उनको नुकसान हो जाता है, तो हमें भी दुख होता है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करें जहां पर आपको रिस्क फैक्टर बहुत जो ऑप्शन है है, बिल्कुल 0%। आप न्यू नोएडा कर सकते हो, आपको लगता है कि भाई गुर्दे वाले से अलग कहीं करना, कहीं भी कर दो, लेकिन मेन जो जमीनों का काम करता है आप उसके फेस वैल्यू पे काम करना है आपको। आपको ये नहीं है कि भाई ये बंदा बढ़िया दिवा देगा, मैं आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं जमीनों के मामले में ऐसे ऐसे वो निकल के आते हैं कि आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। आप डीलर की फेस वैल्यू पे जमीन खरीद सकते हैं। आप ये चाहो कि मैं पूरी इंक्वायरी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सब कुछ धरा रह जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं। आपको डीलर की फेस वैल्यू पे ही जमीन का काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप किसी से भी कोई भी जमीन ले लें, ये हमेशा विशेष ध्यान रखना। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपने पूरा हमें समझाया ऐसे ही। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सर जैसे कि न्यू नोएडा के तहत इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक जो हमारा जोन है उसका क्या प्लान रहने वाला है हमारा? भाई इंडस्ट्री का तो यही है, जैसे जैसे अब फर्स्ट फेज में तो आपका इनका प्लानिंग आई गई है कि इसमें जैसे अब ये शुरू हो जाएगा, शुरू होने के बाद ये जैसे जैसे प्लॉट देगी गवर्नमेंट वैसे ही अपने कंपनी बननी शुरू हो जाएंगे और इनका काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट और मतलब और सेकंड का हाफ तो लगभग तैयार है इनकी प्लानिंग के अनुसार भी, और इन्हें क्या करना कैसे करना सब चीजें पेपर पर आ चुकी हैं। अब तो जैसे ही किसानों से जमीन मिल जाए, किसानों का इनका थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है, कुछ 10-10 लाख रुपए का हेरफेर, ज्यादा नहीं है, बीघा का मान सकते हैं आप, और वैसे 1000 रुपए मीटर के आसपास का डिफरेंस है, जिस वजह से ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, और बाकी का ये और ये तो प्लान इनकी बाद में, पहले ये इस एरिया को डेवलप करने का इनका प्लान है कि जिससे हमारा जो आपका बोड़ाकी में जो हमारा जंक्शन आ रहा है पीछे से जो आ रहे हैं कॉरिडोर, उसकी वजह से हमें वो काम, हमें डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए वो मिल जाएगी उनको। तो सर जैसे कि न्यू नोएडा में जो हमारा रेजिडेंशियल भी इनका पूरा एक सेक्टर आएगा, तो उसमें हमारे लिए रेजिडेंशियल के लिए क्या अवसर कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज होंगी, और उसका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा फ्यूचर में? भाई देखो, जो गेट नोएडा में था वो गेट नोएडा उससे बेस्ट रहा, जो गेट नोएडा है उससे जो है आपका यमुना बेस्ट रहा, यमुना से ये बेस्ट रहेगा। वैसे ज्यादा तो ज्यादा चेंजिंग नहीं आती है, जो टेक्नोलॉजी आज की है भाई, आप अंडरग्राउंड क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, जमीन के अंदर क्या डेवलपमेंट कर, जो पहले होते थे उसके डिफरेंस, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें आप थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। या जो है ग्रीनरी पे विशेष ध्यान, जैसे पहले भाई वहां पे 10%, अब यहाँ गेट नोएडा में एक्स्ट्रा हो गया था नोएडा से ग्रीनरी का, रोडों का, ऐसी 10% एक्स्ट्रा जो है आपका यमुना में हो गया है, और आपका न्यू नोएडा में और 10% ग्रीनरी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, रोडों पे विशेष ध्यान दिया रहा है। रोड आने वाले टाइम में गाड़ी ज्यादा हो जाएंगी तो आपका रोड चौड़ी होनी चाहिए, पोल्यूशन ज्यादा होगा तो ग्रीनरी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसी वजह से जो है ग्रीनरी पे उस पर जो अंडरग्राउंड में जो वर्क होता है उसमें जो है अच्छा काम होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी क्या क्या चल रही है उस हिसाब से थोड़ा डेवलपमेंट। बाकी रेजिडेंशियल तो सेम ही रहना है। हाँ, डिफरेंस ये आ सकता है कि जैसे मान लो अभी 75% कवर्ड एरिया पे 85 हो सकता है या 80 हो सकता है, या आपका जो है जैसे अभी फ्लोर आप 2.5 मंजिल बना सकते हो, 3 बना सकते हो, 3.5, ऐसे धीरे धीरे टाइम जैसे आता रहेगा, क्योंकि जगह जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसी वैसी बिल्डिंग की फ्लोर बढ़ाते जा रहे हैं ये, क्योंकि लोगों के पास जमीन कम है और लोग रहने के लिए ज्यादा चाहिए, तो इनका प्लानिंग आगे से यही है कि ये जो है फ्लोर वाइज बढ़ाते चले हैं, FAR बढ़ाते जा रहे हैं। अभी गेट नोएडा में बढ़ गया है, आपका यमुना में बढ़ा रहे हैं, अभी पहले 15 मीटर था, अब सुनने में आ रहा है 17 17.5 मीटर होने वाला है। तो ऐसी धीरे धीरे जब जमीनें कम होती चली जाएंगी तो फ्लोर वाइज ये FAR बढ़ाते चले जाएंगे, और सेम ही शायद अलॉटमेंट के थ्रू ही ये सेक्टर अलॉट करेंगे। प्लानिंग तो देखो सरकार के खिलाफ जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उन हिसाब चलती है, पहले अलॉटमेंट करेंगे। हाँ, बाद में जब शहर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ये जो अलॉटमेंट ना करके ये बिड पे आ जाते हैं, ऑक्शन पे आ जाते हैं, तो फिर उस पर जो है, लेकिन वो आते बाद में, क्योंकि जैसे अभी यमुना है, यमुना डेवलप नहीं हुआ तो अभी यमुना में ये बिड वाला सिस्टम नहीं आ सकता। अब जैसे नोएडा गेट नोएडा डेवलप हो चुके हैं तो वहां पे इन्होंने बिड का सिस्टम ला दिया, अब वहाँ ड्रॉ में नहीं होता है,
बिड ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है उसको वो प्लॉट मिल जाता है। क्योंकि बिड का सिस्टम तो वही है कि जो बड़े एरिया के लिए नहीं होता, जो छोटा हिस्सा बच जाता है हाँ उसमें बिड सिस्टम आपका वर्क करता है, बाकी बड़े हाँ एरिया के लिए बिड सिस्टम हाँ। तो यही है कि जो है आपका ड्रॉ, अभी तो ड्रॉ से ही होगा पूरा हाँ जी, हाँ न्यू नोएडा का, वैसा नहीं है कि भी आपका जो है उससे ऑक्शन से होगा, बिड से होगा। जी जी ये ठीक है सर। और इसके साथ बहुत ही अहम सवाल है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर तो देखो, आप ये हमारा एनसीआर का जो एरिया है जहाँ जी पे आपका, एक चीज मैं और बता दूं अपने जी व्यूवर्स को कि देखो, जब नोएडा बसा था तो उस टाइम नोएडा का कोई आधार नहीं था, एक आधार था सिर्फ दिल्ली कि दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, इसलिए उसमें टाइम लगा काफी डेवलप होने पे। सेकंड नंबर आ गया अब आपका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भी जब बसा था तो ग्रेटर नोएडा को इतना समय लगा था कि जी हम भी उम्मीद नहीं करते थे कि भाई आपका जो है ये जो है इतना अच्छा ग्रेटर नोएडा जी है, बिल्कुल क्योंकि सर, हम और शहरों में घूमते थे, स्टेटों में घूमते थे, हमें कहीं ऐसा शहर साफ सफाई के बिल्कुल लिए सर, नहीं मिलती, लेकिन रेट बहुत कम थे क्योंकि लोग यहाँ पर जो है कोई लोगों का फ्यूचर नहीं था, कोई लोगों का ये नहीं था भाई यहाँ काम क्या करें कैसे करें, क्योंकि रेजिडेंशियल पहले बस गया था, इंडस्ट्री बाद में बहुत आई बिल्कुल थी, सर, मतलब कुछ तो आ गई थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वो कुछ बंद हो गई थी, जैसे डेवो मोटर्स आ गई थी, बिल्कुल हमने सर, उनमें काम किया था। बिल्कुल सर, उसके बाद होंडा आ गई थी और होंडा बहुत है, बड़ी बड़ी आ गई, लेकिन कई कंपनियां बंद हो गई बंद थी। हो गई थी। तो उस वजह से इसका ये सोचा था कि भाई ये जो है ग्रेट नोएडा नहीं बन पाएगा, लेकिन ग्रेट नोएडा का जो सबसे प्लस पॉइंट रहा वो आपका जो ये बना, क्या नाम, पेरिफेरल पेरिफेरल एक्सप्रेस बना। बना, उसकी वजह से इसकी पहचान हुई। क्योंकि पहले क्या था कि दिल्ली से लोग ग्रेटर नोएडा आते थे जी सर, और पहले नोएडा आते थे, नोएडा से ग्रेटर नोएडा नहीं आते थे कोई, बिल्कुल सर, वो वहीं से आगे चले जाते थे। ग्रेट नोएडा को बहुत लोग जानते भी नहीं थे। जी, एक तो सबसे ज्यादा जो जाना गया यहाँ पे, एक तो ये पेरिफेरल एक्सप्रेस है, जब पेरिफेरल एक्सप्रेस बनकर जो बाहर से भी लोग आते थे पहले ग्रेटर नोएडा आए, ग्रेटर नोएडा से फिर जो आप नोएडा गए, जी, नोएडा से दिल्ली गए, तो उल्टा रास्ता हो गया था, पहला ओके, रास्ता ऐसा था अब ऐसा हो गया। जी, तो लोगों को लगा यार ग्रेटर नोएडा तो बहुत अच्छा शहर है बिल्कुल और सर, आपका रेट भी अच्छे हैं, बिल्कुल इंडस्ट्री सर, भी काफी, अब पिछले 5-6 साल में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जी सर, तो लोगों को लगने लगा ये तो बहुत सुंदर सा। दूसरा ये है कि जहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते थे जी सर, उन्होंने इसको बारीकी से अध्ययन किया, बारीकी के पढ़ा, उन्हें नॉलेज भी थी कि भाई आने वाले टाइम में इसका क्या भविष्य होगा। तो मैंने ज्यादातर देखा, अब जितनी भी पार्टी आ रही है ज्यादातर बच्चे जिनके यहाँ पढ़ते थे वो जी, बच्चे जी, अपने फैमिली को यहीं लेके आ रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि ऐसा भाई है। आप वहां लो, वहां पे जो है हमारा भविष्य भी अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, तो इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब आ जाता है ग्रेट नोएडा को इसलिए समय लगा क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। बिल्कुल सर, अब थर्ड पर्सन आ जाता है आपका यमुना। यमुना एक्सप्रेस, यमुना का जब ये भी मायावती जी की सरकार थी उस टाइम, जब 2000 से ये एयरपोर्ट आ रहा है 2009 में जो स्कीम ये आई थी उस टाइम बिल्कुल सर, मायावती जी की सरकार थी, तो उस टाइम भी ये था कि एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट की वजह से ही ये स्कीम आई थी। जी सर, लेकिन क्या होता है कि एयरपोर्ट छोटी मोटी चीजें नहीं होती, बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है बहुत बड़ा परमिशन रोल है, होती है, जी, मैन उसी का रोल होता है। स्टेट तो एक इसने लिए होते हैं कि वो जमीन देती है, बिल्कुल सर, बाकी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो उनका आमंजस्य आपस में नहीं बना तो नहीं बन पाए, तो ये 2009 से 2019 तक तो 10 साल यमुना के भी डेड रहे। बिल्कुल सर, और आपका फिर यमुना जैसे एयरपोर्ट आई वैसे यमुना ने अपना उभारा लिया, और नहीं तो ये कंडीशन आ गई थी कि आपका जो है दिवालिया के कगार पे अथॉरिटी थी, जी, ये सोच रहे थे, ये प्लान बना रहे थे कि भाई इसको नोएडा के अंदर में करें, ग्रेट नोएडा ग्रेट के नोएडा अंदर के में करें, अंदर, और यदि एयरपोर्ट नहीं आता तो जी, ये मैं हकीकत कर रहा हूँ, तो ये आज ये जो सभी लोगों को डेवलपमेंट हो जी, रहा है, काफी जी, सारी चीजें आ रही हैं, वो कुछ भी नहीं आता। अब आ जाते हैं हम न्यू नोएडा जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, प्रेजेंट में, बिल्कुल सर, जिसकी मैं विशेष आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, पहले नोएडा बसा उसने समय लिया, ग्रेटर जी, नोएडा बसा उसने समय लिया, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं था। जी, किस बेस पे इन्वेस्ट भाई ये था कि भाई कुछ कंपनी लग जाएंगी, कुछ रेजिडेंशियल हो जाएगा, एक डेवलपमेंट हो जाएगा, और एक जी, दिल्ली के आसपास है इसलिए। ग्रेटर नोएडा की कोई सिस्टम नहीं था, ग्रेटर नोएडा ने इसलिए समय लिया। जी, यमुना अब समय नहीं लेगा। 2019 जब से एयरपोर्ट की घोषणा हुई है और अब एयरपोर्ट शुरू होने वाला, जैसे एयरपोर्ट जी, शुरू हो जाएगा वैसे ही डेवलपमेंट आ जाएगा, बहुत तेजी से बहुत डेवलपमेंट तेजी हो से रहा हुआ। है, अब आ जाते हैं हम नोएडा की, जी सर, न्यू नोएडा की बात। न्यू नोएडा का क्या बेनिफिट है कि हमारे पास एयरपोर्ट भी आ गया, जी सर, वो भी वर्ल्ड लेवल का, 3 तरह का, ठीक। हमारे पास फिल्म सिटी भी आ गई, जी, वर्ल्ड की टॉप क्लास जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब आ चुकी हैं, जी सर, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी आ चुकी है। तो न्यू नोएडा को तो ये सब चीज गिफ्ट में मिल रहा है कि यमुना में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ही न्यू नोएडा को मिलने वाला है।
और मतलब और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका न्यू नोएडा को डेवलप कर रही है वो नोएडा अथॉरिटी, जी सर, जो यहाँ का सबसे बड़ा घराना माना जाता है, जो सबको कर्ज देती है, एक राजा माना जाता है, जी वो इसको डेवलप कर रही है। तो वो तो ऐसे भी उसके पास मतलब इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, वो तो उसमें चार चांद लगा देगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि हमारे हमारे सामने एयरपोर्ट भी है, हमारे बिल्कुल पास सर। फिल्म सिटी भी है, हमारे सारी इंडस्ट्री भी है, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल भी है, हमारे सामने यूनिवर्सिटी भी है। तो उन सबको देखते हुए ही हमारा जो है ये न्यू नोएडा तो सबसे पहले डेवलप होगा, क्योंकि एक लोगों को इन्वेस्ट करने का आधार है वहां जी कि भाई इसके 20 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के दायरे में ये सब चीजें हैं। जी सर। तो इसलिए, और इंडस्ट्री भी आदमी देखो नई जगह पे इंडस्ट्री लाता, अब जैसे कंडीशन लगा दी इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है आपका यमुना में कि यहाँ इन्वेस्टर मतलब एज ए फाइनेंसर ना आए, जी कि भाई जब तक आपके नाम पे मान लो अलॉटमेंट होती है, तो जब तक आप फंक्शन नहीं करा लेते जी उसको कंपनी, तो आपको उसको सेल नहीं करने का कोई बिल्कुल। आदेश नहीं है। इलीगली लोग जीपी एग्रीमेंट बिल पे कर जी रहे हैं, तो वो इसी वजह से करेगा कि फाइनेंसर ना घुस पाए। लेकिन वहां पे क्या होगा कि जब ये सब चीजें आएंगी, ज्यादातर लोग इंडस्ट्री यहाँ नहीं खरीद पा रहे, लोग वहां इंडस्ट्री खरीदेंगे, तो वो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। और जहां भी आप मान वेयर हाउस बने होते हैं, एक घर बनाना, एक इंडस्ट्री बनाने में जमीन, बिल्कुल इंडस्ट्री सर। इतनी जल्दी कवर हो जाती है। आप वेयर हाउस बनाते हो, वेयर हाउस मेरे हिसाब से 6 महीने में कितना बड़ा वेयर हाउस बना लो आप, वो कवर हो जाता है। बिल्कुल तो सर। वहां पे तो मतलब आप मान के 3 से 4 साल में आपको सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। जैसे ही O30 देरी जो हो रही है वो आपस में इनके आमंजस्य की है। और जो अभी मतलब सूचना मिली है O30 से मान लो या बाहर से, अभी एक इनका अभी जब इनकी जो है आपस में जो है समझौता नहीं हो रहा है किसानों का और उनका, जी तो इसमें एक प्लान बनाया गया है कि भाई जितने भी मौजूद आदमी हैं या जी प्रधान हैं या बीडीसी जी हैं, जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनकी हम जमीन ले रहे हैं, उन सबको एक खुली मीटिंग करी जाए। जी उसमें बुलंदशहर के डीएम साहिबा भी आएंगे, और आपका जो है गौतम बुद्ध नगर के भी O30 के सभी जी अफसर रहेंगे। वो खुली मीटिंग होगी बिल्कुल, उसमें मतलब कोई भी ये नहीं होगा कि भाई O30 अपने हिसाब से काम कर रही है, किसान अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो वो जल्दी होने वाली है, उसमें सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगे बिल्कुल फाइनल पे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी दबाव है इन पे कि जल्दी से जल्दी इस जमीन को फटाफट किसानों से लेकर इसमें जो डेवलपमेंट करना है। जी क्योंकि इसी वजह से जो है ये बार बार जो प्लानिंग आगे ना बढ़े, जल्दी से ये कवर हो जाए, तो इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी हो जाए। जी ये है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें सब कुछ मिल रहा है सामने, हमें बड़ा घराना मिल रहा है, हम जो डेवलप करेंगे वो हमारा राजा है। पैसे की उसके पास देखो डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सबसे सर। बड़ी बात हो पैसा। बिल्कुल सर। ग्रेटर नोएडा में आज ग्रेटर नोएडा और यमुना बहुत बड़ी अथॉरिटी बन चुकी है, लेकिन आने वाले 10 साल पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कर्जे में डूबी हुई थी, और जो है उतना पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं था। बगैर पैसा कुछ नहीं होता है। जी सर। O30 तो मतलब ये है कि मेरी जो सोच है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो समय इन्होंने 5 साल का 10 साल को लिया, ये दोनों फेज को 3 साल में कवर ना कर दें। हो सकता है सर। यदि एक बार इनकी प्लानिंग बन गई, दोनों का समझौता किसानों को हो गया, तो ये जो आपका 6 साल का इन्होंने समय दिया, 6 साल का 3 साल में ना कवर कर दें। तो आने वाले टाइम में न्यू नोएडा सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसको सारी चीजें हुई मिल रही है। उसका जो बाप है, मतलब जो उसकी जो अथॉरिटी जो उसको जी डेवलप कर रही है, वो भी उसका घराना मजबूत है। जो उसके आसपास का एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो चुका, वो भी हाई लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, तो सबसे पहले डेवलप होगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही ना कि किसी आदमी को भी सोचने की जरूरत है कि भाई न्यू नोएडा कब डेवलप होगा। बहुत जल्दी डेवलप होगा। और जो 10 साल आपके यहाँ की खत्म हुई, 25 साल गेट नोएडा में टाइम लगा, वो समय यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ जैसे ही आपका होगा, क्योंकि सारी चीज लोगों को नजर आ रही है। दूसरा एक चीज प्लस पॉइंट और मैं बता दूं, न्यू नोएडा से ही आपको आगे ग्रेटर नोएडा फेज 2 बनने जा रहा है, जो जी आपको हापुड़ तक, गुलावटी तक कवर करेगा। तो ये बीच में आ जाएगा, इधर बिल्कुल यमुना सर। हो गया, इधर ग्रेटर नोएडा हो गया, इधर आपका जो है न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज 2 के बीच में आ गया। तो ये तो डेवलपमेंट अपने आप ही बहुत जल्दी हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखा जाए तो कोई भी शहर हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट हम करते हैं डेवलपमेंट को देखते हुए, और डेवलपमेंट हमको दिखती है जब उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा हो गया, और आपका यमुना अथॉरिटी होगी, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, न्यू नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, इनकी सारी कनेक्टिविटी देखी जाए तो
कनेक्टिविटी यहाँ की पूरी ए क्लास कनेक्टिविटी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ जैसे देखा जाए जो ईस्टर्न पेरिफेरल है उसका भी एंट्री एग्जिट भी बन रहा है, आपका यमुना एक्सप्रेसवे से उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जो बहुत से लोग हमारे KMP के नाम से भी जानते हैं, कुंडली मानेसर पर्वत, उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत तेजी से हो रही है, चाहे आप यमुना एक्सप्रेसवे लो या न्यू नोएडा लो। तो सर आज की इस पॉडकास्ट वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है इसकी कनेक्टिविटी, न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी कैसी रहेगी और कैसे उभर के आएगी, उस पर थोड़ा आप वो मैप में आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल सर। ये आपका ये वाला मेन इसका पॉइंट है, बीच वाला ये वाला एरिया, जी सर, जो सिकंदराबाद के आसपास का एरिया है, ये नोएडा का बीच का पॉइंट है जी। अब हम जो लेते हैं कनेक्टिविटी के देखते हैं बात। सबसे पहली बात तो हमारा जो है ये GT रोड जो है, ये वाली रोड, ये GT रोड जो है आपकी जो बहुत पुरानी रोड है, हमारी सबसे लंबी रोड है इंडिया की, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पे, आपका जो है ये है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये आपको यहाँ कनेक्ट करता है, ये वाला एरिया जो यहाँ कनेक्ट करता है आपका ये एक्सप्रेसवे। एक आपका जो है जो आपका जेवर एयरपोर्ट से बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट से जी सर। एक हमारा जो एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सिकंदराबाद के आसपास से यहाँ से निकल के गंगा एक्सप्रेसवे, वो भी, तो ये हमारा एक कनेक्टिविटी हो गई है जी। अभी दूसरा एक एक्सप्रेसवे जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है आपका जो है यमुना एक्सप्रेसवे से। जी सर। और आपका जो ट्रेन वो आ रही है, जो आपका जो कॉरिडोर आ रहा है वो ये वाला कॉरिडोर आ रहा है आपका, जो फरीदाबाद होते हुए आ रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये कॉरिडोर वहां से मुंबई से आ रहा है, DMIC जो आ रहा है, ये वाला ये हो गया। एक जो है अभी मुंबई से जो एक्सप्रेसवे आ रहा है वो भी आपका यहाँ पे जुड़ जाता है, वो भी पेरिफेरल से जुड़ के यहाँ से आपका जो है उसमें यमुना एक्सप्रेसवे में जुड़ेगा, तो वो भी जुड़ गया, कनेक्टिविटी होगी। अब आप देख लो जो ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इससे आपका दिल्ली के बाहर के जितने भी स्टेट है, आपका राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका जो है UP हो गया, पंजाब हो गया, मतलब सारे स्टेट इससे जुड़ गए, पेरिफेरल की वजह से सारे स्टेट जुड़ गए। ये अब आ जाते हैं अदर स्टेट का, जैसे दूर का, इसमें अब जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे जोड़ दिया इन्होंने इससे, जी सर। आगे ये जुड़ गया इससे गंगा एक्सप्रेसवे से, जेवर से, तो ये कनेक्टिविटी ऐसी होगी, ये बाहर आपका इधर कहीं भी गोवा तक आप चले जाओ, ये एक्सप्रेसवे जुड़ गया। इधर यदि आप मान लो पंजाब जाते हैं तो इससे आगे जाकर पेरिफेरल से आप यहाँ से जो पंजाब वगैरह इधर कहीं भी जा सकते हैं। आप UP में जाते हैं तो आप इस पेरिफेरल से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर उतर के आप कहीं भी जा सकते हो। तो मतलब टोटल ही इन्होंने, ये तो मैंने टोटल हाईवे बताए 4 से 5, बाकी जो है मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये 4-5 तो हाईवे जुड़ रहे हैं, उसके बाद तो जो छोटी छोटी रोड है 100 मीटर की, 105 मीटर की, एक 105 मीटर की रोड ग्रेटर नोएडा से आपका न्यू नोएडा होते हुए हापुड़ जा रही है। तो ऐसी बहुत रोड हैं, ये तो मैंने आपको 5 से 6 जो बताई हैं, ये बड़ी रोड बताई हैं, बाकी 60 मीटर 80 मीटर की रोड तो अनगिनत है, मतलब उनका तो कोई नहीं है। तो आपका कनेक्टिविटी के हिसाब से भी आपका जो न्यू नोएडा है वो टॉप पर रहेगा। दूसरी चीज मैं एक चीज और बता दूं कि ऑथोरिटी प्लानिंग के अनुसार चलती है, उसे पता है कि जहां पे रोड डेवलपमेंट अच्छा होगा वहीं पे इन्वेस्टर आता है। आप रोड बना दो, कहीं भी हाईवे बना दो, तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहली चीज इसकी जो है रोड डेवलपमेंट पे होती है ऑथोरिटी, कोई भी ऑथोरिटी हो, आप गेट नोएडा हो, यमुना हो, और आप अब जो भी लोग यहाँ आते हैं हमारे गेट नोएडा हम देखते हैं तो वो रोडों के और ग्रीनरी के हिसाब से खुश हो जाते हैं देखकर कि भाई हमें हाँ रहने के हिसाब से है, और जो है हम यहाँ रह सकते हैं, एक क्लास की जगह उनको लगती है। तो ऐसे ही वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी उनकी टॉप क्लास रहेगी, सेकंड नंबर पर ग्रीनरी रहेगी। ये दो चीज तो मैन लेके चलते हैं कि भाई ये तो सबसे फ्रंट पे है, और इन्हीं को लेके आगे आदमी जो है, क्योंकि एक दौर से मकान बन जाते हैं, ग्रीनरी नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते, तो फिर वो बाद में आकर जो कहने की पोल्यूशन का कारण बन जाते हैं, और नई नई चीजें जो है वहां पे आती हैं, बीमारी आती। तो सबसे पहली बात तो ये ग्रीनरी रोड पे ये विशेष ध्यान देते हैं। तो न्यू नोएडा मतलब कहीं भी किसी भी वजह से डाउन नहीं है। आप इन्वेस्ट पर्पज से मान लो, आप रहने पर्पज से मान लो, आप इंडस्ट्री डालने के हिसाब से देख लो, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप कॉमर्शियल पर्पज से भी, रेजिडेंशियल पर्पज से, हर तरह से बेस्ट रहेगा आने वाले समय में जी। तो किसी भी तरह से मतलब किसी भी जो भी हमारे भाई व्यूवर्स हैं या हमारे सब्सक्राइबर, वो ये ना सोचे कि भाई यहाँ पे हम किसी भी तरह से आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति है ही नहीं 1% भी। जी सर।
तो सर मैं आज आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज की जो हमारा ये पॉडकास्ट वीडियो थी न्यू नोएडा के ऊपर थी। जी। तो जो भी हमारे अहम पॉइंट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, लाइफस्टाइल हो या आगे का फ्यूचर हो, तो उसको आपने बहुत ही अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करा। और मैं होप करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी सारी अच्छी से चीजें समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। मैं अपने व्यूवर से बता दूं कि अभी 2-3 महीने से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कहीं थोड़ा सा काम में बिजी थे। जी सर। तो अभी हम फ्री हो गए हैं, अब रेगुलर आपको वीडियो हमारी दिखती रहेंगी, क्योंकि फ़ोन भी आ रहे थे हमारे व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर, जी। नरेंद्र जी आजकल वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो थोड़ा सा काम में बिजी थे, इधर उधर ज़्यादा बिजी थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई थी। अब रेगुलर वीडियो हमारी आएंगी, तो आप हमेशा हमारे चैनल से ऐसी प्यार बनाए रखें। जी। आपकी हम हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। जी। जय हिंद, जय भारत।